इनकाउंटर का मामला है जिसने अपने वक्त में देश में एक तरह से एकदम एक भूचाल चला दिया था, क्योंकि इसमें तीन स्टेट के करीब 35 टोटल एक्यूज बनाए गए थे, जिनमें ज़्यादातर आईपीएस अफसर, सीनियर आईपीएस अफसर, पॉलिटिशियन। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया तब हुआ करते थे। गुजरात में तब गृह राज्य मंत्री अमित शाह हुआ करते थे, जो अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट है नेशनल। और इन सब को इस एनकाउंटर के लिए किडनैपिंग, मर्डर, इन सब के चार्जेस लगे, जेल जाना पड़ा। उसके बाद मुकदमा चला। फिर यही वो केस है जिससे जुड़े हुए एक जज जस्टिस लोया, जिनकी मौत को लेकर आज भी शक और सवाल हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया। तो ये वो इनकाउंटर की कहानी है जो हिंदुस्तान के इतिहास में शायद कोई और दूसरा ऐसा इनकाउंटर नहीं है जिसको लेकर इतने सारे सवाल और बवाल हुए। अब ये पूरी कहानी थी क्या? एक्चुअली सोहराबुद्दीन शेख नाम का एक शख्स राजस्थान में उज्जैन के पास एक छोटी सी जगह है, झिनरी या झिनरा करके, वहाँ का रहने वाला। और ये क्रिमिनल बैकग्राउंड सोहराबुद्दीन का, इसका अपना छोटा मोटा एक गैंग हुआ करता था, जिसका एक ख़ास था तुलसी प्रजापति, एक सिल्वेस्टर। और ये मेनली उगाही का काम किया करता था, लोगों को धमका कर, डरा कर, और इसके अंडरवर्ल्ड से भी लिंक की बात थी। तो ये बहुत ही एक धीरे धीरे बड़ा क्रिमिनल होता जा रहा था। और इसके ख़ासतौर पे जो शिकार और टारगेट होते थे वो होते थे राजस्थान और गुजरात के जो मार्बल के व्यापारी हैं, मार्बल के जो बिजनेसमैन, ख़ासतौर पर राजस्थान के, लेकिन लॉबी दोनों सेम थी, गुजरात और राजस्थान की। तो उन लोगों से ये पैसे काफ़ी वसूला करता था। एक बार इसके घर पे रेड भी पड़ा इस सोहराबुद्दीन के, और कहते हैं कि वहाँ से करीब 40 AK-47 राइफल मिली। हालांकि उसको लेके बाद में उंगलियां भी उठी कि ये AK-47 रखवाया गया था या जो भी था। मैंने इस केस को, जब सोहराबुद्दीन का जब इनकाउंटर हुआ, उसकी वाइफ का इनकाउंटर हुआ, तब जिस जगह इनकाउंटर हुआ वहाँ गया था, सोहराबुद्दीन के घर गया था, और मैंने लगातार इसको फॉलो किया था और मैंने इसको कवर किया और इस पर शो बनाया। सोहराबुद्दीन के जिस छोटे भाई रुबाबुद्दीन ने इस पूरे मामले को कोर्ट तक लेकर गया, उससे मेरी लगातार बातचीत हुई, लगातार मैं संपर्क में रहा। तो पूरी कहानी जो कुछ थी वो सोहराबुद्दीन से शुरू होती है। और सोहराबुद्दीन एक मार्बल व्यापारियों को धमकाता है, अपनी कमाई कर रहा है, एक छोटा मोटा गैंग है, चलता रहता है। लेकिन इसी दौरान गुजरात और राजस्थान के कुछ मार्बल व्यापारी जो हैं वो सोहराब के ख़िलाफ़ चाहते हैं कि कुछ एक्शन हो, क्योंकि बहुत सारी ज़्यादा वो उगाही कर रहा था और लोगों से पैसे ले रहा था और लोग परेशान थे। इसी दौरान इसने एक क्या गलती की कि एक बहुत बड़े मार्बल व्यापारी राजस्थान के RK मार्बल के ओनर, जिनका नाम था विमल पाटनी, तो विमल पाटनी को थ्रेट किया और उससे पैसे वसूले बहुत सारे। अब RK मार्बल बहुत बड़ा नाम राजस्थान में और विमल पाटनी बहुत बड़ा नाम, तो उससे पैसे वसूल लिए। जब पैसे वसूल लिए तो पैसे दे दिए गए। इसके बाद मार्बल व्यापारी सब एकजुट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब सोहराब का आतंक बढ़ता जा रहा है, इसका कुछ करना चाहिए। तो ये सारे लोग पहले गुलाब चंद कटारिया के पास जाते हैं, जो राजस्थान के गृह मंत्री थे तब। गुलाब चंद कटारिया से कुछ हो नहीं पाता है, तो फिर ये जो पूरी मार्बल लॉबी है ये अहमदाबाद पहुंचती है और गुजरात के गृह राज्य मंत्री अमित शाह से मिलती है। गुलाब चंद कटारिया से इधर ऑलरेडी बात हो चुकी थी लेकिन काम नहीं हुआ था, लेकिन फिर ये अमित शाह के पास पहुंचते हैं। तो अमित शाह के पास ये लॉबी जाके कहती है कि ये सोहराब का आतंक बढ़ता जा रहा है और उसको किसी तरह रोकना है। यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। अब अमित शाह जो हैं वो ये केस बंजारा को देते हैं। बंजारा तब गुजरात में जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उसको लीड कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारे एनकाउंटर किए। और उस वक्त ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि नरेंद्र मोदी जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उनको थ्रेट है और कुछ आतंकी संगठनों से, ISIS से, और इसमें लेके कई इनकाउंटर भी हुए थे जो बाद में बहुत सारे शक और सवाल के घेरे में थे। लेकिन ये मामला दूसरा था। यहाँ पे एक लॉबी जो आती है, और ये मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये बाकायदा ये कहानी लिखी हुई है CBI की चार्जशीट में जो अदालत तक पहुँची।
तो उसी सीबीआई की चार्जशीट और बाकी जो मैंने कवर किया दोनों को मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और जाकर अमित शाह से मिलते हैं और अमित शाह से कहते हैं कि इसका आतंक बढ़ता जा रहा है और इसका कुछ कीजिए। तो अमित शाह एक डीसी बंजारा को देते हैं ये मामला और कहते हैं कि तुम इसका कुछ करो। अब उस वक्त बंजारा जो थे उन्होंने जब इससे सोहराबुद्दीन के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला कि उसके खिलाफ गुजरात में कोई मामला नहीं है, सारे मामले राजस्थान में। तो अब राजस्थान में तो घुस के कार्रवाई हो नहीं सकती है, तो अब क्या किया जाए। तो इसके बाद तब जो एक डीसीपी हुआ करते थे अभय चुडासमा, कहते हैं कि अभय चुडासमा सोहराबुद्दीन के बड़े क्लोज थे। सोहराबुद्दीन जो उगाही करता था, ये सारी चार्जशीट में सोहराबुद्दीन जिन लोगों को निशाना बनाता था, ये सारी जानकारी अभय चुडासमा को होती थी। और कहते हैं ये भी हैं कि सोहराबुद्दीन को सोहराबुद्दीन बनाने में ये जो क्राइम ब्रांच के चीफ अभय चुडासमा थे, इनका बहुत बड़ा रोल था। वही कहते थे कि कब किससे क्या वसूली करनी है, नहीं करनी है। तो अभय चुडासमा सोहराबुद्दीन का खास। तो बंजारा जो है वो कहते हैं कि किसी तरीके से इसको गुजरात लाया जाए और गुजरात में फिर इसको हम लोग मारेंगे सोहराबुद्दीन को, लेकिन गुजरात में कोई केस था नहीं। तो अभय चुडासमा एक प्लान तैयार करते हैं। वो सोहराबुद्दीन को बोलते हैं कि अहमदाबाद में एक बिजनेसमैन है रमन पटेल, उसको धमका के पैसे लो। सोहराबुद्दीन चूँकि पहले भी ऐसा कर चुका था तो कहता ठीक है। तो अब प्लानिंग ये थी कि ये रमन पटेल को जाएंगे, उससे पैसे लेंगे और वहीं पे सोहराबुद्दीन को का इनकाउंटर कर देंगे कि ये वसूली करने आया था और मारा गया। लेकिन सोहराबुद्दीन क्या करता है कि पैसे लेने के लिए खुद नहीं जाता है, बल्कि वो अपने गैंग के दो लोग जो सबसे ज़्यादा भरोसे के थे, प्रजापति, तुलसी प्रजापति और सिल्वेस्टर को भेज देता है अहमदाबाद। ये दोनों वहाँ जाते हैं, रमन पटेल के ऊपर बाकायदा गोली चला देते हैं आसपास। उसके बाद पकड़े जाते हैं, क्योंकि सब प्लान था। तो पकड़ने के बाद दोनों फिर पुलिस में बयान देते हैं कि हमें सोहराबुद्दीन ने भेजा था। इस तरह गुजरात में सोहराबुद्दीन के खिलाफ पहला मामला दर्ज हो जाता है। अब गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस के लिए रास्ता साफ था कि अब सोहराबुद्दीन के खिलाफ गुजरात की ज़मीन पे मामला है तो हम उसको पकड़ सकते हैं। इसके बाद प्रजापति को छोड़ दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि तू सोहराबुद्दीन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता रहे। प्रजापति चूँकि अब पुलिस के लिए भी काम कर रहा है और एक साथ सोहराबुद्दीन के लिए भी। तो एक दिन अचानक वो बताता है कि इस वक्त अच्छा, इस दौरान में सोहराबुद्दीन को पता चल जाता है जब ये गोली चलती है और पकड़े जाते हैं दोनों और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है कि अभय चुडासमा ने, जो उसका पुराना जानकार पुलिस अफसर, उन्होंने उसके साथ गेम खेला और धोखा दिया है। तो सोहराबुद्दीन को अब खतरा महसूस होने लगता है, इसलिए वो राजस्थान छोड़ देता है और जाकर हैदराबाद में छुप जाता है कुछ वक्त के लिए। उसका तो हैदराबाद में ही रहता है। फिर उसे तब तक लेकिन तुलसी प्रजापति का नहीं पता था कि ये भी पुलिस से मिल चुका है। तभी तुलसी प्रजापति पुलिस को बताता है कि वो हैदराबाद जा रहा है और वो भी वहीं हैदराबाद में है और वो हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली जाना है सोहराबुद्दीन को। तो पुलिस प्रजापति को भी भेजती है वहीं। सोहराबुद्दीन को कुछ पता नहीं। 23 नवंबर 2005 सोहराबुद्दीन अपनी बीवी कौसरबी के साथ हैदराबाद से बस में बैठता है और महाराष्ट्र के सांगली के लिए रवाना होता है। 22 नवंबर की रात को सांगली के लिए रवाना होता है। 23 नवंबर को जब ये रास्ते में थे, दोनों सांगली जा रहे थे, तभी डीसी बंजारा की टीम ने, तो उन्हें पता था बस नंबर और ये सब तुलसी प्रजापति ने बता रखा था, गुजरात की सीमा में बस को रुकवाया रात के अंधेरे में। उसके बाद सोहराबुद्दीन को पहचाना गया और सोहराबुद्दीन को कहा गया अपने साथ चलने के लिए। बस में और भी मुसाफिर थे, पैसेंजर थे। सोहराबुद्दीन को जब ले जाने लगे तो कौसर भी, जो उसकी बीवी थी, उसने विरोध किया। तो उनका पहले इरादा ये था कि सिर्फ सोहराबुद्दीन को ले जाना है, लेकिन कौसर भी ने जब जिद किया और वो शोर मचाने लगी तो फिर उनकी मजबूरी ये थी, उन्होंने कौसर भी को भी अपने साथ ले लिया। तुलसी प्रजापति था ही था। तो इन तीनों को गाड़ी में बैठाकर 23 नवंबर 2005 को वो अहमदाबाद के नज़दीक एक डिशा फार्म हाउस है, और ये जो एरिया था ये बंजारा का पैतृक गांव है, जो बंजारा एटीएस के इनके, तो वहाँ ले जाते हैं इन तीनों को पकड़कर। उसके बाद फार्म हाउस में रखा जाता है 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को, 26 नवंबर 2005 सुबह सुबह
दिनेश एमएन जो उदयपुर के डीसीपी, उनको बुलाया जाता है और पूरा एक एनकाउंटर की प्लानिंग तैयार होती है। राजस्थान की टीम, गुजरात की टीम, ये दोनों टीम 26 नवंबर की सुबह सुबह सोहराबुद्दीन को उस फार्म हाउस से बाहर निकालती है। अब फार्म हाउस में सिर्फ तुलसी प्रजापति और कौसर भी अलग अलग कमरे में थे। उसके बाद ये उनको लेकर एक अहमदाबाद के बाहरी इलाका है, एक टोल नाका है, वहाँ पे ले जाते हैं सुनसान जगह पे। और उसके बाद बंजारा अपनी टीम के एक कांस्टेबल को कहते हैं कि वो पुलिस हेडक्वार्टर जाए और वहाँ से एक मोटरसाइकिल उठाकर लेकर आए। वो मोटरसाइकिल उठाकर लाता है। जब वो मोटरसाइकिल उठाकर लाता है, वहाँ पहुँच जाता है, तो फिर उस मोटरसाइकिल पर एक राजस्थान के कांस्टेबल को अब कहा जाता है कि तू इस मोटरसाइकिल पर बैठ और चलते हुए मोटरसाइकिल से तू छलांग लगा देना थोड़ी दूरी पे। वो वही करता है, मोटरसाइकिल पे बैठता है, मोटरसाइकिल चलती है, उसके बाद चलती मोटरसाइकिल से वो छलांग मार देता है। मोटरसाइकिल अलग गिरती है, वो अलग, उसकी कोहनी और पैर वैसे छिल जाता है। जैसी ये चीज़ हो जाती है, इसके बाद अब गाड़ी में से सोहराबुद्दीन को बैठा के जिसमें लाया गया था, दरवाज़ा खुलता है, गाड़ी चल रही है, चलती गाड़ी से सोहराबुद्दीन को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया जाता है। सेम चोट वैसी उसको भी लगती है जैसे बाइक से गिरने पे पुलिस वाले को लगी थी। उसके भी हाथ पैर चल जाते हैं। उसका चलती गाड़ी से गिराने के बाद बाकी टीम वहाँ पे मौजूद थी, पहले से सब कुछ चिन्हित था, कहाँ गिराना है, क्या करना है। उसके बाद पुलिस की टीम 8 गोली सोहराबुद्दीन को मारती है। इसके बाद सोहराबुद्दीन की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर सुबह बताया जाता है कि ये एक बड़ा हादसा टल गया और एक बड़ा गैंगस्टर मारा गया और कई लोगों की सुपारी ली थी, और वो सारी चीज़ें मीडिया में आती है। ये 26 नवंबर की बात है, 2005 मीडिया में आती है। अब इस बीच में क्या होता है कि सोहराबुद्दीन को तो मार दिया गया। इधर जब कौसर भी घर में बंद है फार्म हाउस में, पैतृक गांव जो बंजारा साहब हैं, जो आईपीएस अफसर हैं उनके, तो वो शोर शराबा हंगामा, पहले उनको ये था कि छोड़ देंगे कौसर भी को, सोहराब की वाइफ को, लेकिन लगा कि अब छोड़ देंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए कि अब ये दिखा रहे हैं कि इनकाउंटर हुआ है और ये जा रहा था और हम लोगों ने मारा। जबकि असली कहानी ये थी कि इसको बस से 23 तारीख को यानी 3 दिन पहले उठाया गया था। तो वो सारे सबूत, सारे गवाही कौसर भी दे सकती है, तो पुलिस का पूरा जो है वो भेद खुल जाएगा। तो अब मजबूरी ये थी कि कौसर भी को आज़ाद करने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इसलिए आखिर में जो चार्जशीट के हिसाब से कौसर भी को उसी आईपीएस बंजारा साहब के गांव में फार्म हाउस से के आस ले जाकर कहीं और जला दिया गया और वहीं राख फेंक दिया गया। तो कौसर भी का भी कत्ल कर दिया गया। तुलसी प्रजापति को छोड़ दिया गया। तुलसी प्रजापति को ये कहकर छोड़ा गया कि तू इस एनकाउंटर का, जो सोहराबुद्दीन का उनका एनकाउंटर हुआ था, तू इसका गवाह है। उसको भी अपनी जान की फिक्र थी, उसे मालूम था कि मारा जाएगा, तो उसको भी छोड़ दिया गया, ये कि गवाही के तौर पे गवाह बनाकर। अब ये बात आई गई होगी इधर, लेकिन कौसर भी की तलाश जारी थी। भाई और उसके घर वाले सब ढूंढ रहे हैं, कौसर भी का कुछ पता नहीं। सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हो गया, तुलसी प्रजापति कुछ मुंह नहीं खोल रहा है। धीरे धीरे वक्त बीता और यही वो दौर था जब ये सवाल सब उठने लगे। तो नवंबर में ही, ये 26 नवंबर को होता और 27 नवंबर को मैं फिर गुजरात जाता हूँ। उसके बाद सोहराबुद्दीन के घर जाता हूँ। लगभग 1 हफ्ते का पूरा ट्रैवल था और वो सारी जिन लोगों से बात कर सकता था वहाँ भी गया। धीरे धीरे इसके बाद वक्त बीतता है। ठीक 1 महीना गुजरता है। ये तब तक मामला थोड़ा सा इस इनकाउंटर को लेकर सवाल बहुत उठ रहे थे। कुछ बस के पैसेंजर थे, वो भी सामने आ रहे थे। तो अब पूरे बंजारा एंड राजस्थान पुलिस इन सब की साख पे बट्टा लग रहा था। तो फिर क्या हुआ कि इस मामले को गुजरात पुलिस, जो अहमदाबाद पुलिस से लेकर वहाँ की क्राइम ब्रांच को दे दिया गया कि आप इसकी इन्वेस्टिगेट करो। और तब वो गीता जौहरी हुआ करती थी एक अफसर वहाँ पे, बहुत ही बोल्ड। अब इधर ये हुआ कि धीरे धीरे जब राज खुल रहे थे तो इन लोगों को डर लगा कि कहीं ये सारा सच सामने आ गया तो हम लोग फंस जाएंगे। लेकिन बचा था अब सिर्फ एक जिंदा गवाह इस पूरे फेक इनकाउंटर का, फर्जी इनकाउंटर का, और वो था तुलसी प्रजापति। क्योंकि सोहराबुद्दीन को मार दिया गया, कौसर भी को मार दिया गया, उसकी वाइफ को। वो कभी भी मुंह खोल सकता था। अब ये भी डर था कि ये क्राइम ब्रांच से लेकर जिस तरह से मामला शोर तूल पकड़ रहा है, ये सीबीआई को भी केस जा सकता है, और सीबीआई को चला गया तो फिर और भी गड़बड़ होगा। क्योंकि सेंटर में इधर सरकार दूसरी पार्टी की, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी, सेंटर में कांग्रेस, तो कुछ भी हो सकता है। तो तय ये किया गया कि अब प्रजापति को भी रास्ते से हटा दिया जाए। इसके बाद बांस काटा एक इलाका है जहाँ पे प्रजापति को बुलाया जाता है, और ये बांस काटा के तब जो वहाँ पे अफसर इंचार्ज थे वो यही आईपीएस बंजारा थे। तुलसी प्रजापति को सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर के ठीक 1 महीने बाद 26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ था। 26 दिसंबर 2005 को तुलसी प्रजापति को भी गोली मार दी जाती है, और उसके बाद एफआईआर में दिखाया जाता है कि वो 2 पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची फेंक के भाग रहा था और गोली चलाई, जवाबी गोली में वो मारा गया। तो इस तरह से अब इनकाउंटर के 3 अहम गवाह
मतलब 3 अहम लोग जो जुड़े हुए थे वो सारे मारे गए। अब इनके मारे जाने के बाद पुलिस को लगा कि सब कुछ कूल है, लेकिन तभी सोहराबुद्दीन से ज़्यादा उसकी वाइफ कौसर बी को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। कहाँ कहाँ कहाँ। भाई सोहराबुद्दीन का पूरा फैमिली फिर वो कोर्ट मूव कर गया। कोर्ट मूव किया तो इसके बाद आखिरकार ये मामला सीबीआई को सौंपा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। और अब इसके बीच में धीरे धीरे सारे नाम आ रहे थे। तो नाम आ रहे थे वो ये कि गुलाब चंद कटारिया और अमित शाह, इन लोगों ने मार्बल व्यापारियों के कहने पे ये एक तरह से इनकाउंटर नहीं कॉन्ट्रैक्ट लिंक कराया। सीबीआई ने अपनी पूरी जांच की, चार्जशीट तैयार की और इसी दबाव में और इसी सारी जो कुछ सबूत आने लगे, जुलाई 2010 में अमित शाह ने अहमदाबाद में सरेंडर कर दिया। उनको जेल भेज दिया गया। उनके ऊपर इल्ज़ाम जो था वो था किडनैपिंग, मर्डर, सबूत मिटाना, साजिश, ये सारी चीज़ें। तो वो जेल भेज दिए गए। 3 महीने बाद अक्टूबर में 2010 में ही हाई कोर्ट ने अमित शाह को ज़मानत दे दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि आप गुजरात की सीमा में नहीं रहेंगे बल्कि आप गुजरात के बाहर रहेंगे। तो अमित शाह उसके बाद 2 साल तक एक तरह से गुजरात से निष्कासित जीवन बिताई, मुंबई और फिर दिल्ली में रहे। 2012 में जब गुजरात में दोबारा चुनाव हुआ तो फिर उन्होंने कोर्ट से परमिशन ली, फिर वो गुजरात गए 2 साल बाद और फिर चुनाव लड़ा, जीते भी विधानसभा के, वो भी बने फिर। अब इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह जमानत पे बाहर थे और बाकी मामले की सुनवाई चल रही थी। और इस दिनों जैसे जैसे सबूत आते गए तो बंजारा, दिनेश एमएन जो उदयपुर के जो एसएसपी, कुल 35 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और इन सबको जेल भेज दिया गया। बंजारा भी अरेस्ट हो गए, एसएसपी वहाँ के उदयपुर के वो भी, और बाकी जो टीम जिसमें कांस्टेबल, आपके बाकी जो इनकाउंटर में शामिल ये लोग सारे, तो 35 लोगों को नामजद किया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि अब इस केस की सुनवाई ईमानदारी से हो, इसलिए इस केस की सुनवाई गुजरात की सीमा में नहीं होगी, बाहर होगी। तो बॉम्बे में इसकी सुनवाई मुंबई में निश्चित कराई गई और मुंबई में ही इसकी सुनवाई जब शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीज़ें कही थी। एक मामले की सुनवाई बाहर होगी। 2, जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती, इस मामले की सुनवाई करने वाले जज को बदला नहीं जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन होता अलग है। होता यह है कि जो पहले जज जेटी उत्पत को अचानक इस सुनवाई के दौरान ही हटा दिया जाता है उन्हें किसी और जगह भेज दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। और क्यों? क्योंकि उन्होंने इस केस को लेके इसकी जो रफ्तार है स्लो है और कई सीबीआई पे उंगली उठाई। और उसमें एक ये भी था कि अमित शाह की पेशी क्यों नहीं हो रही है, उनको अब तक पेश क्यों नहीं किया गया इस मामले में उन्हें हटा दिया गया। उसके बाद जस्टिस रेवती डेरी ये आते हैं सीबीआई के जज बनकर, ये भी सवाल उठाते हैं कि इस केस की रफ्तार स्लो है, सीबीआई काम ठीक से नहीं कर रही है, अमित शाह को अब तक क्यों नहीं पेश किया गया और इतने तारीख तक पेश करना है। लेकिन उससे पहले ही इनका भी तबादला हो जाता है। 2 जज हो गए, तबादला। अब तीसरे जज आते हैं, जस्टिस लोया। नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा अखबार में। ये भी आके केस की पूरी फाइल देखते हैं। उसके बाद अचानक सवाल करते हैं, सीबीआई को लताड़ते हैं कोर्ट में कि आपने अभी तक ये नहीं दिया, आपने ये नहीं दिया। सीबीआई ने हमेशा कहा कि कागजात अधूरे हैं, ये है, और अमित शाह को क्यों नहीं पेश किया। तो जस्टिस लोया आने के बाद 15 दिसंबर का टाइम देते हैं कि 15 दिसंबर को अमित शाह को पेश किया जाए अदालत में। 1 दिसंबर को नागपुर में उन्हीं की एक कुलीग जज, उनकी बेटी की शादी थी और उस शादी में जस्टिस लोया नागपुर गए। शादी के दौरान ये उन्होंने जो 15 दिसंबर को अमित शाह को पेश होने के लिए कहा था, वो 15 दिसंबर 2014 और 1 दिसंबर 2014 को एक शादी में वो नागपुर गए थे।
एक उनकी जज थी सहयोगी स्वप्ना जोशी, उनकी बेटी की शादी थी। 1 दिसंबर की सुबह अचानक जस्टिस लोया की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है संदिग्ध हालत में। उसके बाद बताया जाता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उनकी मौत हो गई। फिर उनका बेटा कुछ वक्त के बाद सामने आता है और वो कहता है कि नहीं, मेरे फादर की मौत जो है सस्पिशियस है, संदिग्ध है। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद आता है, फिर उनकी फैमिली, उनका बेटा कहता है कि नहीं है, ऐसा कोई डाउटफुल नहीं है, कोई सस्पिशियस नहीं है। तो इसी को लेके फिर उनकी मौत को लेके, चूँकि ये मामला जो है सीधे सीधी सोहराबुद्दीन एनकाउंटर और तमाम बड़े IPS अफसर अमित शाह इन लोगों से जुड़ा हुआ था, तो मुद्दा गरमाने लगा। कारवां की एक टीम जो एक जर्नलिज्म में है, वो जस्टिस लोया के घर जाते हैं और एक रिपोर्ट आती है उनकी। उस रिपोर्ट में वो फैमिली से पूरी बात करने के बाद जो चीज़ें जस्टिस लोया की मौत के बारे में, जिसको लेकर तमाम शक और सवाल उठ रहे थे, तो वो जो देते हैं वो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ उसी रिपोर्ट के हवाले से। द कारवां की इस रिपोर्ट में ये था कि जो डेथ सर्टिफिकेट पे टाइम है मौत का है, वो 1 दिसंबर 2014 सुबह 6:15। जबकि जस्टिस लोया के फैमिली वालों का कहना है कि सुबह 5 बजे ही उन लोगों को उनकी मौत की खबर मिल गई थी। 5 बजे घर पे किसी ने फ़ोन करके बताया कि जस्टिस लोया की मौत हो चुकी है, और डेथ सर्टिफिकेट पे टाइम है 6:15। तो ये 1.25 घंटे पहले घर वालों को कैसे पता चला? दूसरा, कहा गया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, जबकि घर वालों का कहना था कि उनके कपड़ों पे खून के निशान मिले। तीसरा, जस्टिस लोया के फादर के मुताबिक उनके सर पे चोट के निशान थे। चौथा, जस्टिस लोया का मोबाइल फ़ोन गायब था। वो मोबाइल फ़ोन बाद में किसी ने ला के दिया, लेकिन जब ला के दिया तो उसके सारे डेटा डिलीट थे, कोई डेटा नहीं था उसमें। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जब ये ठहरे हुए थे, ये रवि भवन में ठहरे थे नागपुर में एक सर। जब इनकी रात को तबीयत बिगड़ी तो इनको वहाँ से अस्पताल जो है ऑटो रिक्शा से ले जाया गया, जबकि जज भी हैं। अब वहाँ पे सवाल है कि ऑटो स्टैंड 2 किलोमीटर दूर था, और जहाँ पे ये ठहरे हुए थे, कहाँ वहाँ पे क्या एक भी गाड़ी नहीं थी जिस गाड़ी में बैठा कर ले जाया जा सकता था? ये एक सवाल उठा। इसके अलावा जो इसमें एक और चीज़ थी कि जब ये सारे सवाल उठ गए और जस्टिस लोया की डेथ हो गई, उसके ठीक 29 दिन के बाद, जाहिर सी बात है इस केस में अब चौथे जज की एंट्री होती है, तो चौथे स्पेशल जज आते हैं। पहली एक जज जेटी उत्पत, देन रेवती, देन लोया की मौत हो गई। अब चौथे जज आते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि वो जब जज आते हैं, पहली सुनवाई में ही जस्टिस लोया की मौत के बाद ठीक 29 दिन के बाद वो फैसला देते हैं कि इस केस में कोई ऐसे पुख्ता सबूत और कुछ नहीं है, इसलिए अमित शाह को बरी किया जाता है। और जस्टिस लोया की मौत के 29 दिन के बाद अमित शाह बरी हो जाते हैं। बाकी लोगों पे केस चलता रहता है। फिर धीरे धीरे जो IPS अफसर थे सारे, ये जेल में थे। 2016 में बंजारा 7-8 साल जेल में रहने के बाद जमानत पे बाहर आते हैं। अगस्त 2017 में स्पेशल कोर्ट CBI की मुंबई में अपना फैसला सुनाती है सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में। अमित शाह पहले ही बरी हो चुके 14 में। 17 में जो बंजारा थे उनको बरी कर दिया गया। जो दिनेश एमन थे SSP उदयपुर के, उनको बरी कर दिया गया। जितने बड़े अफसर थे IPS, अमित शाह, गुलाब चंद कटारिया, ये सब तो पहले ही हो चुके हैं। अब जो पुलिस में भी जितने बड़े टॉप के अफसर थे, उन सबको इस केस में ये कहते हुए बरी किया गया कि सबूत नहीं है, सबूतों की कमी है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जब 2014 में अमित शाह को बरी किया गया, CBI हर ऐसे केस में जिसमें निचली अदालत उसकी जांच के खिलाफ फैसला देती है, वो हमेशा ऊपरी अदालत में अपील करती है। यहाँ जितने ये लोग बरी हुए हैं उनके खिलाफ CBI ने आज 2018, आज 23 अक्टूबर है, आज तक अपील नहीं किया ऊपर अपने ही जांच, जबकि उसने चार्जशीट में इन लोगों को मर्डर से लेकर किडनैपिंग तक का एक्यूज़ बनाया। लेकिन CBI ने पलट के स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में आज तक अपील नहीं की है। ये अपने आप में एक शक और सवाल खड़ा करता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है इस केस का,
कि बंजारा से लेके तमाम आईपीएस अफसर को पुलिस ये कहकर बरी कर देती है कि ये उस दिन अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन उन्हीं के ड्यूटी, उन्हीं के मातहत काम करने वाले लोग, जैसे दिनेश एमएन के का ड्राइवर नाथू सिंह, उनका सेक्रेटरी अजय परमार, कमांडो संतराम, ये 35 लोगों में इनके नाम बता रहा हूँ, इन लोगों को बरी नहीं किया गया। इन लोगों को उस फेक इनकाउंटर का जिम्मेदार माना गया। बड़े अफसरों को बरी कर दिया गया। ये जो ड्राइवर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सेक्रेटरी, कमांडो, इनको माना गया। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठा कि क्या सोहराबुद्दीन, कौसर बी, तुलसी प्रजापति, इन सब के इनकाउंटर की प्लानिंग और साजिश ड्राइवर, सेक्रेटरी, कमांडो, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इन लोगों ने रची, इन लोगों ने मारा। ऊपर का कोई भी अफसर इसमें जिम्मेदार नहीं है। ये इस फैसले से ही सवाल उठा, क्योंकि आपने ऊपर के सारे लोगों को छोड़ दिया, नीचे के लोगों को आपने, वही जो 35 में, उनमें से बेचारे बहुत सारे आज भी हैं, उनको नहीं छोड़ा। तो ये इस जजमेंट को लेके एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फिलहाल केस ये है कि 3 राज्यों के 35 लोग नामजद हुए थे सोहराबुद्दीन और कौसर बी की मौत के लिए, कत्ल के लिए। और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बाकायदा कहा कि ये एनकाउंटर नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। और बाकायदा उसमें लिखा है कि राजस्थान और गुजरात के मार्बल बिजनेसमैन ने ये कॉन्ट्रैक्ट गुलाब चंद कटारिया और उस वक्त के जो गृह राज्य मंत्री थे अमित शाह, उनको दिया। और उन्होंने डीजी बंजारा, चुडासमा और दिनेश एमएन, ये इन टीमों ने मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट क्लेम को अंजाम दिया। और इनके साथ टोटल इतने लोग